Welcome to Science Vision Begusarai. हेलो एवरीवन, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज क्लास 10 का वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और इसको लगातार रिवाइज करते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, और इसको लगातार कंटिन्यू रिवाइज करते रहिएगा। आप लोग बराबर रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप इसको भूले नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना हमको बहुत जरूरी होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग समझे रहेंगे तभी आगे का कोई भी चीज बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हेडर डाल लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें हमको कुछ सबसे पहले कंसीडर करना होगा। तो हम इसमें जो है रेजिस्टेंस और उसके जितने भी और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी चीज होते हैं, सबके बारे में हमने आपको क्लास में बताया था। और क्लास में अभी देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा वो अभी हम वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस मान लेना होगा। यहाँ पर कंसीडर करना होगा कि 3 रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं और पोटेंशियल भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स में जितने भी डायग्राम्स आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे, हर एक डायग्राम को ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम पर भी फिजिक्स में नंबर मिलता है। फोटो भी बनाना होता है, फोटो को ध्यान से सीख लीजिएगा बनाना और प्रैक्टिस करते रहिएगा। फोटो पर भी फिजिक्स में नंबर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या चीज कंसीडर करेंगे? तीन रेजिस्टेंस। थ्री रेसिस्टर कंसीडर करते हैं और तीनों रेसिस्टर का नाम क्या चीज दे देते हैं? R1, R2 एंड R3। कनेक्टेड ही, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल ही कनेक्ट होगा। और विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद आप उसको बनाइएगा कि कैसे हम उसको डायग्राम को बनाते हैं। उसके बाद आप लोग भी बना लीजिएगा डायग्राम। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन आप लोग बनाइएगा कॉपी पर। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम डायरेक्टली बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ई, सेल होगा ये, इधर प्लस इधर माइनस, ये स्विच के, और इधर से करंट फॉलो करेगा आई, यहाँ भी आई ही जाएगा करंट, इधर भी आई ही करंट होगा, और नीचे भी करंट आई होगा। डायरेक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट का डायरेक्शन गलत मत लिख दीजिएगा। तो आई करंट नीचे भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, ये रेजिस्टर है, तो R1 है ये, और ये है R2 रेजिस्टर, और ये है R3 रेजिस्टर, ठीक, ये चीज। उसके बाद करंट क्या चीज हो जाएगा, तो करंट इसमें जाएगा I1, और इसमें जाएगा, बीच वाले में करंट जाएगा I2, और तीसरे वाले में जाएगा करंट I3। इसमें सबसे ऊपर वाले में I1, दूसरे वाले में I2, और तीसरे वाले में I3 हो जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या चीज है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल भी, यहाँ भी, और लास्ट वाले में भी पोटेंशियल, सब में भी ही होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लेंगे, ये डायग्राम सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर हमको करना क्या होगा, सो देखिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, इसी पर ही सारा खेल होता है। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का सारा एक ही चक्कर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को ध्यान में रखिए, बस हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा डिवाइड होता है, और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। करंट हो जाएगा डिवाइड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। तो क्या बताइएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है, और पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current divides and potential remains। करंट तो डिवाइड हो गया, पोटेंशियल सेम रह गया, ठीक। ये चीज हो गया, करंट डिवाइड एंड पोटेंशियल रिमेंस सेम। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए, बस आपका पूरा का पूरा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग अभी तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, तो बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है, करंट को डिवाइड करना है, और पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो करंट यहाँ देखिए आई गया, यहाँ पर भी आई गया, लेकिन इसमें I1, I2 और I3 तीन भाग में करंट डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हुआ, और फिर यहाँ पर I करंट टोटल हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, ये टोटल डिवाइडेड करंट को जोड़ लेंगे तो टोटल करंट इक्वल हो जाएगा। ये I1, I2 प्लस I3 तीनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल I बन जाएगा। तो I से ही ये तीनों डिवाइड हुआ है, I1, I2 और I3 इसी से डिवाइड हुआ है। तो I1, I2 और I3 तीनों डिवाइडेड करंट जोड़ लेंगे तो टोटल करंट I बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग वही लिखते हैं। चलिए इस डायग्राम को आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या चीज होगा कि I को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 ये लिख सकते हैं। टोटल डिवाइडेड करंट इज इक्वल टू टोटल करंट। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब आप हमको बताइए कि ओम्स लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इंडक्टर ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। Potential at constant temperature, potential difference between two ends of a wire is directly proportional to current। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी वायर के दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो हो रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म लाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या चीज होगा, R। ये रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ही यहाँ पर क्या चीज होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ हमको क्या फॉर्मूला देता है, तो ओम्स लॉ से हमको एक फॉर्मूला पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ
हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। V इक्वल्स आई आर, ओम्स लॉ हमको फार्मूला देता है। अब इसी फार्मूला की सहायता से तो देखिए आई का वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, तो V बाय आर हो जाएगा। आई का वैल्यू V बाय आर, इसी फार्मूला की सहायता से आई को उधर रख लिए, आर को इधर भेज दिए, तो V बाय आर हो गया आई का फार्मूला। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर हर एक केस में ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग लगा हुआ है, तो हर एक केस में आई का वैल्यू निकालेंगे, करंट का वैल्यू निकालेंगे हर एक केसेस में। तो क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू सबका निकाल रहे हैं, तो क्या चीज लिख लेंगे सबसे पहले, फ्रॉम फर्स्ट रेजिस्टर। यहाँ पर देखिए अब इक्वल कर देंगे क्या चीज, तो I1 ही निकालेंगे। यहाँ पर देखिए I1 निकालेंगे, तो I1 इज इक्वल टू आई का क्या फॉर्मूला V बाय आर, और V ऊपर में हमने क्या लिखाया कि करंट डिवाइड होगा लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं पोटेंशियल सब जगह V ही है। ठीक, लेकिन करंट I1 I2 और I3 हो गया, अलग अलग करंट हो गया लेकिन पोटेंशियल सेम रहा, तो इसीलिए क्या चीज यहाँ पर लिखेंगे I1 इज इक्वल टू यहाँ पर V बाय आर, तो पोटेंशियल तो हर हमेशा सेम रहेगा, लेकिन पहला सबसे पहले में निकाल रहे हैं पहला रेसिस्टर में, तो पहला रेसिस्टर के लिए R1 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड के लिए निकालेंगे, सेकेंड के लिए तो फ्रॉम सेकेंड रेसिस्टर, तो सेकेंड रेसिस्टर से क्या हो गया, सेकेंड रेसिस्टर से I2 करंट पास कर रहा है, तो I2 इज इक्वल टू V बाय R2, सेकेंड रेसिस्टर से R2। उसी प्रकार से देखिए अभी हम डायग्राम इरेज कर दे रहे हैं, डायग्राम कॉपी पर देखिएगा ध्यान से। ठीक, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिए इसको। अब चलिए, अब हम लोग क्या चीज निकालेंगे, फ्रॉम थर्ड रेसिस्टर, तीसरे रेसिस्टर से I3 का करंट पास कर रहा है, तो I3 का वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, V बाय R3, ये हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए ध्यान से, I1 I2 I3 का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये I1 I2 और I3 यहाँ पर भी तो है जिसको हमने इक्वेशन 1 माना है, तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो इस सारे वैल्यूज को I1 I2 और I3 के वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या चीज हो जाएगा इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 I2 और I3 को जोड़ देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, I हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा चीज है। लेकिन तो अब हमको यहाँ पर एक स्टेप छोड़ देते हैं, डायरेक्टली इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं ना, तो आप ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, I हो जाएगा, तो I के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाय आर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने निकाला है, तो I के बदला हम लोग V बाय आर लिख लेंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, I के बदला V बाय आर लिखे, I1 के बदला क्या चीज लिखाएगा, तो V बाय R1 लिखाएगा, प्लस I2 के बदला V बाय R2 प्लस I3 के बदला V बाय R3। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। I के बदला ये चीज लिख दिया V बाय आर, I1 के बदला ये, और I2 के बदला ये, और I3 के बदला ये, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इस सब में देखिए V तीनों में कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो V बाय आर इज इक्वल टू, कॉमन बाहर निकालेंगे इसको, तो V को हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। जब यहाँ पर कॉमन हमने निकाल लिया, अब कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको और इसको काट देंगे, क्योंकि V और V दोनों डिवाइड में है दोनों चीज, तो दोनों कट जाएगा यहाँ पर, तो V कैंसिल हो गया, तो V कैंसिल होने के बाद क्या चीज यहाँ पर हमारा बच गया, तो 1 बाय R, इसको 1 लिख देंगे, तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही सिर्फ बचा है। अब देखिए, अब R इक्विवेलेंट क्या चीज होगा,
रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। अब कहिएगा इक्विवेलेंट क्या चीज होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता है। इक्विवेलेंट जितने भी टोटल डिवाइडेड रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ लीजिए, वही जोड़ जो कहलाता है इक्विवेलेंट कहलाता है। तो अगर आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ अदर चीज नहीं होता है। ये जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़ लीजिए तो तीनों का जोड़ कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर इधर इसको नोट करते चलिएगा, नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब हम इसको आगे बताते हैं कि क्या होगा, इसको देखिए। तो अब क्या चीज ये हो गया, तो ये देखिए सब उल्टा लिखा हुआ है, 1/r 1/r, तो ये चीज क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको पलट देते हैं, उस साइड कर देते हैं, तो 1 सबका नीचे आ जाएगा, तो लिखना जरूरी नहीं है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज हो जाएगा। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला का क्या हो गया, यहाँ पर R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस का सम ही कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बताइएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमने लिया था, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लिया था, उसमें R1 R2 और R3, R1 R2 R3 को जोड़ लिए तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो आपसे ऐसा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए पूछा जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए ना, जब दो ऐसे करके रहेगा, इस प्रकार से कहीं रहे, ऐसा करके अगर रहे सर्किट डायग्राम देख लिए ऐसा, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो ये दोनों क्या चीज में है, मानकर चलिए ये 2 ओम है और ये भी है 2 ओम, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, चाहे 3 ओम है चाहे 4 ओम कुछ भी है। तो अगर इस प्रकार से पैरेलल में है, तो अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाए तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट डायग्राम। तो इसमें जो है आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल का सम निकालना होता है, समझे। रेसिप्रोकल का सम निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, तो 1/2 लिखा हुआ है तो डायरेक्टली 2 + 2 नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करना होता है हमको 1/2 + 1/2, यहाँ पर सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल 1/2 + 1/2 क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ये कटकर 1 हो जाएगा। तो अब इसको फिर पलट देंगे, तो 1/1, ये 1/1 हो गया ना, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 ओम होगा इसका फाइनल रेजिस्टेंस। ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते तो क्या करते, 2 + 2 = 4, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आए तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल लेकर के जोड़ते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसको फिर उल्टा कर देंगे। जैसे कि मानकर चलिए किसी का रिजल्ट 4/3 आ गया रेसिप्रोकल में, तो फिर लास्ट में आंसर देते समय उसको उल्टा कर देंगे, यानी उसका रिजल्ट जो होगा 3/4 होगा। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, आपको क्वेश्चन शीट भी प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसका निकाल लेंगे रेसिप्रोकल का सम, उसके बाद ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकाल लिया जाएगा, और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछे कि क्या होता है तो बताइएगा टोटल रेजिस्टेंस का सम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक। और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हाउस के वायरिंग में किया जाता है, घर के वायरिंग में करने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में मानकर चलिए पंखा भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, बल्ब भी है, कम पावर का बल्ब, ज्यादा पावर का बल्ब भी है। तो हर चीज को, हर एक इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को चलने के लिए अलग अलग एम्पियर की करंट चाहिए, किसी को कम एम्पियर के करंट चाहिए, किसी को ज्यादा एम्पियर की करंट चाहिए। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का वायरिंग किया जाता है, ताकि जिसको जितना एम्पियर का करंट चाहिए उसको उतना ही सप्लाई मिले, और वोल्टेज जो होता है
यहाँ पर जो क्या चीज बताए, पोटेंशियल जो होता है सबके पास सेम होता है। जब ट्रांसफार्मर से आपके घर में आता है करंट तो 220 वोल्ट का करंट होता है, तो हर एक इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में 220 वोल्ट का ही करंट जाता है। पोटेंशियल सेम रहता है, इसीलिए किसी का अप एंड डाउन नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं जल रहा है, एक जलने लगा उसको ज्यादा पावर मिल गया इसको कम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पर पोटेंशियल सबका सेम रहता है और करंट जिसको जितना रिक्वायर्ड है करंट डिवाइड हो जाता है। तो जिसको जितना रिक्वायर्ड होता है, जिस इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को जितना करंट चाहिए उतना करंट उसको मिल जाता है। तो इसीलिए घर के वायरिंग में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग किया जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को बताया, अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, और जो भी बात ऐसा लगा कि आपको, जो बात भी ऐसा लगा कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, आगे काम देगा, उसको आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिएगा और उसको रिवाइज करते चलिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर के आते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।